तो आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में जो 12 शेड्यूल्स है ना। अ, शुरुआत जब हमारा संविधान बना था, यानी जो हमारा बेसिक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन था, उस संविधान में टोटल 8 शेड्यूल्स था। लेकिन बाद में अभी अमेंडमेंट के द्वारा, है ना, अभी के इस टाइम पे 12 शेड्यूल्स है टोटल। तो हम लोग को इससे आता है कैसे एग्जाम में इस तरह से आता है कि बताओ शेड्यूल वन में किस चीज के बारे में बताया गया है। शेड्यूल वन क्या चीज को एक्सप्लेन करता है, किस चीज का वर्णन है शेड्यूल वन में। या फिर तुमको इस तरह से दे देगा कि बताओ इस चीज का वर्णन कौन से शेड्यूल में है। इस तरह से सवाल आता है, ठीक है ना। और हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किए, हर एक शेड्यूल को जितना हमें समझा सकते हैं, है ना, उसको उतना एक्सप्लेन करके हम लिखने का कोशिश किए, उससे रिलेटेड चीज जितना भी है, ताकि अच्छे से समझ में आ पाए। हम सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल वन का। तो शेड्यूल वन में क्या है हमारे संविधान में, हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि शेड्यूल्स का जरूरत क्या था, है ना। शेड्यूल्स का जरूरत क्या था, तो हमारे संविधान में क्या था, हमारा संविधान एक फ्लो में मेंटेन, हमारे संविधान के जो लॉज का जो फ्लो है उसको मेंटेन रखने के लिए, है ना, कि सिर्फ कानून हर जो हमारे संविधान का जो पार्ट्स है, जिसको हम चैप्टर भी बोलते हैं, उसके अंदर सिर्फ कानूनी, जो कानूनी व्यवस्था है उसको रखा गया है ना। वैसा कुछ उसमें नहीं मेंशन किया गया है जो लेंदी हो, मतलब एक तरह से बस जो फैक्चुअल डाटा हो, है ना, उस चीज को वहां पे नहीं लिखा गया है। वो जो फैक्चुअल डाटा है ना, उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, शेड्यूल वन में रखते हैं। अब जैसे तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या है। जैसे बोला है शेड्यूल वन में क्या है, नेम ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, है ना। यानी शेड्यूल वन में हमने क्या क्या लिखा है, जो भारतीय स्टेट्स है उनका नाम और यूनियन टेरिटरीज का नाम, यूटीज और इंडियन स्टेट्स का नाम है शेड्यूल वन में मेंशन। तो जब हम आर्टिकल वन पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे भारत, है ना, भारत एक जो हमारा देश है वो भारत है ना, और उसके अंदर इतना सारे स्टेट्स है, राज्यों से बना है। तो शेड्यूल वन में वो सारे राज्यों का नाम मेंशन है ना। तो शेड्यूल वन का एक तरह से लिस्ट है, डेटा है, तो सारे नाम लिखना है, मेंशन करना है वहाँ पे। तो इस तरह का जो चीज़ है उसको हम लोग शेड्यूल में डाले हुए हैं। तो जब संविधान हमारा बना था तो उस टाइम शुरुआत में कितना स्टेट्स था, 14 स्टेट्स हुआ करता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 में, जब हमारा सन 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम हमारे देश में कुल 14 स्टेट्स राज्य हुआ करते थे और 6 यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे। इसके बाद में हाल फिलहाल तक हमारा क्या हो गया था, 29 राज्य हो गए थे हम लोग। और 29वां स्टेट बनने वाला कौन सा राज्य था, तेलंगाना। और सबसे पहला स्टेट जो बना था आज़ादी के बाद, है ना, वो था महाराष्ट्र से अलग होके गुजरात। 14 स्टेट से 15th स्टेट जो हुआ था वो हुआ था गुजरात, है ना। गुजरात पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, किसका पार्ट हुआ करता था, तो महाराष्ट्र का पार्ट हुआ करता था, है ना। और सबसे लास्ट में कौन सा राज्य बना था, तेलंगाना, है ना। तेलंगाना किससे अलग होके बना था, आंध्र प्रदेश से, है ना। इसके बाद दो और यूनियन टेरिटरीज आया, 6 था पहले, फिर 8 हुआ था यूनियन टेरिटरीज। तो उसमें कौन कौन था, गोवा और दमन आया था, ठीक है बात। फिर बाद में एक और चला गया था, गोवा बाद में स्टेट बना दिया गया, तो फिर 7 हो गया था। लेकिन हम जानते हैं अभी जो स्टेट्स का संख्या है वो 28 है। क्यों, 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया था, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में जो था उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। तो इसके कारण से जम्मू कश्मीर दो भाग में बट गया था, और दोनों स्टेट्स नहीं है, दोनों यूनियन टेरिटरीज है ना। तो 7 से 9 हो गया, और स्टेट्स का संख्या एक कम हो गया। पहले 29 स्टेट हुआ करता था, अभी 28 स्टेट है। क्यों, जम्मू कश्मीर अब एक स्टेट नहीं रहा, एक यूनियन टेरिटरीज हो गया। आया समझ में। तो शेड्यूल वन में हमारा किसके बारे में है, नेम ऑफ द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इसको एक्सप्लेन किया गया है शेड्यूल वन में, इसको इसको लिखा गया है, ठीक है। सभी को समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल टू। शेड्यूल टू में क्या है, तो देखो क्या है कि हमारे संविधान, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसके बहुत, उनके जो हेड्स होंगे ना, उनका क्या सैलरीज होगा, है ना, उनका क्या अलाउंस होगा, वो सब जो मेंशन है ना, वो सब शेड्यूल टू में लिखा गया है। हालांकि ये जो शेड्यूल टू में हमेशा बदलाव लाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब कौन से जैसे गवर्नर हो गए उनको क्या सैलरी होगा वो लिखा हुआ होगा इस शेड्यूल में,
प्राइम मिनिस्टर को क्या सैलरी मिलेगा वो लिखा होगा इस शेड्यूल में। जितने भी इम्पोर्टेंट है ना, सभी का यहाँ पे लिखा रहता है, चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, जजेस हो, कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं का भी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो मेंबर वहाँ के, सीएजी हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, है ना, सीएजी का फुल फॉर्म, अटॉर्नी जनरल हो या सॉलिसिटर जनरल हो, इस तरह का और भी जितने, जैसे इलेक्शन इलेक्शन कमीशन हो, है ना, फाइनेंस कमिश्नर हो, इस तरह का जितने भी पोस्ट है, जो ऊंचा पोस्ट है ना, यूपीएससी का चेयरपर्सन हो, उन सभी का जो सैलरी है वो कहाँ से, इसमें शेड्यूल 2 में मेंशन किया गया है। और इन सभी का सैलरी डिसाइड कौन करता है, कितना किसका सैलरी कौन होगा, तो वो डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। सैलरी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। सिर्फ दो एक्सेप्शन है इसमें, कौन है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। अब ये दोनों क्या होता है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, जैसे अभी हमारे बीजेपी का सरकार है, तो जो बीजेपी की सरकार है वो जब आया था, है ना, तो वो क्या करता है, वो अपना एक वकील चुनता है सरकारी वकील के रूप में। समझ में आ रहा है बात। अब वो डिपेंड करता है उस वकील पे और सरकार में क्या बात होता है ना। वो वकील बोलता है नहीं हम इतना सैलरी लेंगे, है ना, फिर सरकार के और उनके बीच में निगोशिएशन होता है, तो जो फिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटेनर। यानी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का जो सैलरी है उसका डिसीजन पार्लियामेंट नहीं करता है ना, उसका डिसीजन जो सरकार बनी है ना, वो उसको कितने में नियुक्त होता है, इसको हम लोग रिटेनर बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात। एक तरह से ये वकील है, ये दोनों क्या है, सरकारी वकील है, यानी सरकार का पक्ष रखने के लिए हमेशा यही दोनों रहेंगे कोर्ट में। इसमें भी हायर हायर हाई कौन होता है, अटॉर्नी जनरल सबसे ऊंचे होते हैं, सॉलिसिटर जनरल इनका जूनियर के रूप में होते हैं। ये एक तरह का क्या है, सरकारी वकील है, सरकार का पक्ष रखना है। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुलावा भेजा, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो पक्ष रखने के लिए जो मंत्री, जो वकील होगा, वही कहलाता है अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल। समझ में आ रहा है बात। ये कोई ना कोई एडवोकेट होता है सुप्रीम कोर्ट का, और इनका सैलरी नहीं होता, इनका रिटेनर, इनको जो मिलता है वो रिटेनर कहलाता है। वो ये इनका और सरकार के बीच में ये लोग अपने डिसाइड करते हैं, निगोशिएशन करते हैं किसको कितना मिलेगा। समझ में आया बात। तो ये शेड्यूल 2 में हमारा मेंशन किसके बारे में है, सैलरी और अलाउंसेस के बारे में है। किसका, गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स का, और जो भी हायर ऑफिसर्स है भारत सरकार। क्लियर है बात। तो शेड्यूल 2 में क्या है ये याद रहेगा। हाँ हाँ, चेंज करती है, सभी गवर्नमेंट चेंज करती है। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल तुरंत चेंज होता है ना। अब देखो वो क्या है कि बहुत सारा विचारधारा भी होता है ना। कोई वकील जो है वो किसी पार्टी को सपोर्टर है, कोई वकील किसी, मतलब उनका अपना तो होता है ना। तो इसलिए हर एक पार्टी क्या चाहता है कि जो उनसे ज़्यादा क्लोज है ना, और जो अच्छा है तो वो उसको रखता है, उनको नियुक्त करता है अपने वकील के रूप में। ठीक है ना। तो उस तरह से नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 3। तीसरा नंबर शेड्यूल में क्या मेंशन है, जो भी हम ओथ लेते हैं, हम नहीं लेते हैं, जो भी सरकारी व्यवस्था में जो जाते हैं, या एग्जीक्यूटिव में जाते हैं, या कोई हायर पोस्ट पे जाते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, तो उनको एक तरह से ओथ दिलाया जाता है ना, कि हाँ मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रवीण प्रभाकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी काम करूँगा वो संविधान के अंतर्गत में रह के करूँगा। इस तरह का जो पूरा फॉर्मेट होता है, देखोगे टीवी में कभी, है ना, ओथ लेते हुए, शपथ लेते हुए। तो ये जो शपथ का जो फॉर्मेट होगा, क्या बोलना है तुमको, शपथ में क्या चीज़ का शपथ लेना है, वो फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन है शेड्यूल 3 में। समझ में आ रहा है बात, कि मैं सीक्रेसी को मेंटेन रखूंगा, है ना, जो गुप्त बातें उसको नहीं बताऊंगा किसी को, ये सब बहुत सारा चीज़ होता है उसमें। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल 3 में क्या है, ओथ टेकिंग, है ना, उसका फॉर्मेट्स होता है, कौन से ऑफिसर्स ओथ लेंगे, कि उनका क्या फॉर्मेट होगा, सारा यहाँ पे मेंशन होता है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये होता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना, जो होता है वो ओथ नहीं लेते हैं। ठीक है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है उनको किसी तरह का ओथ नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, वो किसी तरह का ओथ नहीं लेते हैं। तो ये था शेड्यूल 3।
नहीं, राज्यसभा का स्पीकर तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, वो राज्यसभा में स्पीकर नहीं होता है, वहाँ पे चेयरमैन होता है। उनका जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। हाँ, चेयरपर्सन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट को तो दिलाया जाता है वोट। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सभी को लेते हो। ठीक है। तो सिर्फ स्पीकर है लोकसभा का, बाकी सभी कोई वोट लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 3 में अब हम एक बार बताओ तो याद करो, पहला फर्स्ट शेड्यूल में क्या था मेंशन हमारा, सारे राज्य और यूटीज के नाम थे। सेकेंड वाले शेड्यूल में क्या था, सेकेंड वाले शेड्यूल में था सैलरी और अलाउंसेस सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पे हो। तीसरा शेड्यूल 3 में हम लोग ने क्या पढ़ा, फॉर्मेट ऑफ ओथ्स, या और कौन कौन ओथ्स लेंगे, है ना, शपथ के बारे में सारा डिटेल है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग शेड्यूल 4। यहाँ पे क्या है, जो राज्यसभा है ना, जो हमारा अपर हाउस है, पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, वहाँ पे कौन से स्टेट के कितने मेंबर होंगे, है ना, कौन से स्टेट से कितने मेंबर्स राज्यसभा में जाएंगे, इसका जो डिसीजन होता है वो, यहाँ सिटी नहीं होगा, स्टेट होगा, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। तो उस स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, भारत का कुल पॉपुलेशन क्या है उसमें बांट दिया जाता है, और फिर पॉपुलेशन के हिसाब से, है ना, हर एक राज्य में कितना राज्यसभा का सीट्स होगा, यानी वहां से एक राज्य से कितने राज्यसभा मेंबर जाएंगे, वो डिसाइड होता है वहाँ के पॉपुलेशन पे। तो हम जानते हैं यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए राज्यसभा का सीट भी सबसे ज्यादा वहां से है। हालांकि आगे जाके हमको ये याद करना पड़ेगा कि कौन से राज्य से कितना राज्यसभा का सीट जाता है ना। तो बिहार से शायद 12 है, बिहार से शायद 12 है ना, याद 12 या 9 है ना, आपको याद नहीं, सॉरी। तो देख लेंगे, वो याद करना जरूरी है, वो आता है एग्जाम में वहाँ से। 16 है सर, 16 है शायद ना, देख लेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट बेस ईयर। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, हम क्या करेंगे, हाँ, पॉपुलेशन तो लेंगे, है ना, पॉपुलेशन तो लेंगे कि कौन से स्टेट का कितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, लेकिन कौन से पॉपुलेशन के हिसाब से, कब का पॉपुलेशन लेंगे, अभी वाला यानी 2011 वाला, है ना, या उसके पहले वाला, कब। तो हमारा जो बेस ईयर है, जिस ईयर को हम लोग बेस मान के उसके हिसाब से अभी भी सीट्स का बंटवारा हुआ है ना, सभी राज्यों को जो सीट्स मिला है, वो बेस ईयर है 1971। यानी 1971 में जो पॉपुलेशन था, है ना, उसी के आधार पर राज्यसभा का सीटों का बंटवारा हुआ है राज्यों के बीच। उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ है। तो कोई पूछ सकता है इसके पीछे का रीजन क्या है ना। अब अभी जो नेक्स्ट बार होगा वो है 2026, इतना इतना बीच में गैप क्यों है। 1971, अभी जो नेक्स्ट प्रपोज्ड है ना, कि 2026 में हम लोग फिर से इसको देखेंगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से फिर से राज्यसभा का सीट का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन अगर अगर ऐसा होता है ना, तो सबसे ज्यादा लॉस कहाँ किसको है, साउथ इंडियन स्टेट्स को। क्यों, क्योंकि उन लोगों ने तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, है ना, और जितने भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, खासकर बिहार और यूपी, है ना, यहाँ के लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा है ना, सारे नॉर्थ स्टेट्स में। और साउथ वाले ने क्या किया, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत धीमे गति से बढ़ा है ना। इसके कारण से क्या होगा कि जो साउथ इंडिया है उसको राज्यसभा में कम सीट्स मिल जाएगा, क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम हुआ है। यानी एक तरह से वो तो पॉपुलेशन कम भी किए, है ना, और लॉस भी उन्हीं को सहना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है बात, लॉस भी उनको है और वो पॉपुलेशन भी कम की है, अपने राज्य पे कंट्रोल किए। और ये इधर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में क्या हुआ, ये पॉपुलेशन, एक तो खुद पहले पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाए, है ना, एक तो वहाँ पे उनको फेल हुए हैं पॉपुलेशन फ्रंट पे, वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, और प्लस उनको बेनिफिट मिल रहा है ना ज़्यादा सीट्स का। मतलब आप फेल करो तो प्राइज मिलेगा, आप फर्स्ट आओ तो प्राइज नहीं मिलेगा। इस कारण से इसको डिले किया गया है, ताकि इसलिए ये सोच के डिले किया गया था कि पॉपुलेशन ज़्यादा कंट्रोल हो पाए। पता नहीं अब 2026 तक में भी क्या होता है, वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल 2026 हमारा बेस ईयर है। जब हम लोग 2026 में जाएंगे तो हम लोग इस के हिसाब से फिर से री एलोकेशन करेंगे, फिर से बंटवारा करेंगे राज्यसभा का सीट्स का। समझ में आया बात।
तो अभी आते हैं, अभी राज्यसभा के कुल मेंबर कितने हैं? तो मैक्सिमम जो राज्यसभा में मेंबर्स हो सकते हैं वो 250 है। बट एट प्रेजेंट कितना है अभी, अगर फिलहाल का बात करें, मतलब एट प्रेजेंट जब हम लोग राज्यसभा में जाते हैं मेंबर्स, वो 245 जाते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। और इस 250 में, यानी इस 245 में 12 जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या होता है, डायरेक्ट नियुक्त होते हैं, इनका इलेक्शन नहीं होता है, ये नॉमिनेट होते हैं। जो 12 होते हैं मेंबर, वो डायरेक्ट नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो बाकी 233 है, 238 तो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन तब ना जब वो 250 सीट हो। एट प्रेजेंट है 245 सीट, यानी अभी के टाइम में 233 जो मेंबर है वो इलेक्ट होके जाते हैं, है ना। 233 मेंबर जो है एट प्रेजेंट हमारे राज्यसभा में जो मेंबर है, वो 235 मेंबर्स हैं। समझ में आ गया? ये हमारा शेड्यूल 4 में हमने क्या देखा, बस इतना सा याद रखना, ये तो हम तुमको एक्सप्लेन कर दिए थोड़ा सा इसके बारे में। शेड्यूल 4 में बस हमको इतना सा याद रखना है कि हमारे राज्यसभा के जो मेंबर, जो सीट्स का एलोकेशन है, वो उसके बारे में शेड्यूल 4 में मेंशन है। ठीक है ना बात? कौन से राज्य को कितना राज्यसभा का सीट है, किस राज्य में कितना राज्यसभा का सीट है, वो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 245, 250 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन हम लोग एट प्रेजेंट 245 लेके चलते हैं। मतलब हम लोग 245 का ही सीट रखते हैं अभी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 250 हो सकता है हमारे राज्यसभा में मेंबर। ये मैक्सिमम संख्या इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन अभी जो हम लोग राज्यसभा चलाते हैं, वहाँ पे 245 मेंबर ही रखते हैं। 5 मेंबर्स को अभी हम लोग रखे हैं, जब जरूरत पड़ेगा, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा या किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो 250 तक जा सकते हैं हम लोग। यानी ये 2026 में जाके चेंज हो सकता है ना। 2026 में जब बेस ईयर चेंज होगा, तो ये 245 चेंज होकर 250 भी हो सकता है, 248 भी हो सकता है, 247 भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 5। अब शेड्यूल 5 में क्या है कि यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस रखा गया है, किसके लिए? एस और एस के लिए ना, शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या है, जो स्पेशल प्रोविजंस है। जैसे जैसे रिजर्वेशन हुआ, है ना, उनके जमीन के बारे में है, वो जंगल में उनका अधिकार है ना। यानी नॉर्मल लोग जाके अगर जंगल से लकड़ी काटे तो उस पर केस हो सकता है, लेकिन जो उस एरिया के शेड्यूल ट्राइब्स है, उस एरिया के ट्राइबल लोग हैं, तो उनको उनका वो, उन पे अगर वहाँ पे जाके वो लकड़ी काटे, वहाँ पे रहे, तो घर बना के रहे, खेती करे अंदर में, नेशनल पार्क्स के अंदर में भी, तो उन पे उतना रुकावट नहीं, उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है ना। इस तरह का, और ये जो मतलब एक तरह का जो इस तरह का एरिया है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग ज़्यादा है, तो वहाँ पे कुछ तरह का अलग तरह का स्पेशल प्रोविजंस होता है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोल जो होता है उनके लिए थोड़ा सा अलग से प्रोविजंस है, तो उसको शेड्यूल 5 में मेंशन किया गया है। ठीक है बात? इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से वहाँ पे शासन करना है और किस तरह से कंट्रोल करना है, शेड्यूल एरियाज और ट्राइब्स के बारे में, ट्राइब्स जो ये है शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, है ना। ये है शेड्यूल 5 में मेंशन है। शेड्यूल 6 इसी से रिलेटेड है। तो जो ये जो सेम बात है, बस ये किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए थोड़ा सा और अलग से प्रोविजन है। ये पूरे देश के एस और एस वाले एरिया के लिए है, और ये जो है शेड्यूल 6 में वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले के लिए है ना। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 स्टेट्स है ना नॉर्थ ईस्ट का, उनके लिए ये है शेड्यूल 6। उसमें जो प्रोविजन है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, ये सब जो है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर आता है ना। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं इस सभी एरिया में। हालांकि ये जो है, ये है स्पेशल प्रोविजन से बनाया गया है केवल और केवल इन एरिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, है ना। और इन लोग को हम लोग किस चीज़ का दर्जा देते हैं, स्पेशल स्टेट का दर्जा है इन लोग के पास, है ना। जहाँ पे 90% जो रेवेन्यू का जो तुम्हारा ये दिया जाता है या कंट्रीब्यूशन होता है, वो स्टेट सेंट्रल का होता है, 10% स्टेट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 7। अभी तक हम लोगों ने 6 शेड्यूल पढ़ा है,
ये हमारा 7th शेड्यूल है, शेड्यूल 7। अब यहाँ पे क्या होता है, शेड्यूल 7 में हम लोग पढ़ेंगे, हम तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके थे कि हमारे पार्लियामेंट, हमारे संविधान, हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, राज्यों और केंद्र सरकार, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स किया है। यानी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा रखा है जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार का चलेगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा है जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है, जिसपे राज्य सरकार का चलेगा। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे जिसको दोनों के अंदर रखा गया है, कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, जहाँ पे लेकिन वैलिड किसका होगा, अगर दोनों ही बना देते उस सब्जेक्ट पे कानून, तो वैलिड होगा केंद्र सरकार का। इस तरह का जो 3 अलग अलग तरह का सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स का लिस्ट है, इसको यूनियन लिस्ट बोला जाता है, स्टेट लिस्ट बोला जाता है, कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है। ठीक है ना बात। तो ये इनके बारे में मेंशन है शेड्यूल 7 में। हालांकि हम लिख दिए है कि शुरुआत में जो लिस्ट था उसमें 97 सब्जेक्ट्स हुआ करता था यूनियन लिस्ट में, अभी के टाइम में 100 सब्जेक्ट्स है, यानी 100 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल केंद्र सरकार ही रूल्स बना सकती है, कानून बना सकती है, लॉज बना सकती है। जबकि शुरुआत में ये किया था 97 थे। हालांकि ये एग्जाम में पूछता नहीं है ना, बस हम लिख दिए हैं, याद करने का कोई जरूरत नहीं है, पढ़ लेना एक बार। उसी तरह से स्टेट लिस्ट, यानी वह सब्जेक्ट जिस पर स्टेट्स कानून बनाता है। तो शुरुआत में इन सब्जेक्ट्स का संख्या था 66, लेकिन एट प्रेजेंट जो है वो है 61, यानी 61 सब्जेक्ट ही ऐसे है जिसपे स्टेट्स, राज्य है, वो कानून बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट, कुल पहले था 47, अभी है 52। ठीक है ना बात, जहाँ पे दोनों बना सकता है। तो हम यहाँ पे लिखे हुए कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट जो होगा वो ऐसा प्रावधान कहाँ पे था, यूएसए में था। और कंकरेंट लिस्ट वाला जो प्रावधान था वो हमने किससे लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना। तो हम तुमको वहाँ पे भी बोले थे कि जहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे आगे, हम तुमको इस बात को वहाँ पे रिविजन करते चलेंगे। ठीक है ना बात। तो एक और इम्पोर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें 5 सब्जेक्ट्स को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। यहाँ से जो 5 सब्जेक्ट है ये यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया गया था 5 सब्जेक्ट को। ठीक है ना बात। और यहाँ पे 3 नया सब्जेक्ट बाद में डाला गया था। तो पहले जो स्टेट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट था उसको यहाँ से निकाल के 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ है, 42वां संविधान संशोधन से ही हमारा प्रिएम्बल में भी बदलाव किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन इतना बड़ा संशोधन था ना, इतने सब्जेक्ट में चेंजेस लाया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें, यानी छोटा संविधान हम लोग का उस दिन बन के तैयार हुआ, इतना ज़्यादा संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। सबसे बड़ा संविधान संशोधन यही था 42वां वाला, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। इसके द्वारा ही यहाँ से 5 सब्जेक्ट निकाल के इधर डाल दिया गया था। और ये वाला 42वां वाला और कहाँ पे तुम पढ़े थे, जब हम प्रिएम्बल पढ़ा रहे थे तब। प्रिएम्बल में 3 सब्जेक्ट था, कौन कौन सा था सब्जेक्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ये 3 जो वर्ड है इसको हम लोगों ने डाला था कहाँ से, 42वां संविधान संशोधन में ही डाला था प्रिएम्बल में। उससे पहले ये सब्जेक्ट वो सब, ये जो 3 वर्ड थे वो हमारे प्रिएम्बल में नहीं था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है ना। ये हो गया हमारा 7th शेड्यूल। यानी शेड्यूल 7 में किसके बारे में बात किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बात किया गया है। यानी या इसको दूसरी भाषा में बोले तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के बारे में कौन से शेड्यूल में बात किया गया है, तो शेड्यूल 7 में बात किया गया है। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 8। अब शेड्यूल 8 में क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, जितने भी हमारे लैंग्वेज है ना, संविधान का जो लैंग्वेज है, हम इसको बोल सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको हम बोल सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग हिंदी रखे हैं, है ना, नेक्स्ट, यानी हमारे संविधान के द्वारा जो रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस का संख्या है, भाषाओं का संख्या, तो हमारा संविधान इन 14 भाषाओं को शुरुआत में रिकॉग्नाइज करता था। ठीक है ना बात। तो शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था तो केवल कुल ये 14 लैंग्वेज ही था जो हमारे संविधान ने जिसको रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन इंग्लिश नहीं है और आज भी इंग्लिश नहीं है।
लेकिन हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना, वो इंग्लिश, हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, जुडिशियल लैंग्वेज जो है हमारा, है ना, यानी हमारा जो कानून व्यवस्था वाला है, जो न्याय व्यवस्था है, वहाँ पे इंग्लिश ही हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है ना बात। जुडिशियरी में इंग्लिश हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन संविधान के हिसाब से इंग्लिश को कहीं नहीं रखा गया इसके अंदर। चाहे वो देखो, शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था तो कौन कौन सा लैंग्वेज था? एसएमीज था, बंगाली था, गुजराती था, हिंदी था जो कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, कन्नड़ था जो कि कर्नाटक में बोला जाता है, कश्मीरी था, मलयालम था जो कि केरला में बोला जाता है, मराठी ऑब्वियसली जानते हो कहाँ बोला जाता है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत। और ये संस्कृत हाल फिलहाल में जो उत्तराखंड स्टेट है, उसने इसको संस्कृत को अपना स्टेट लैंग्वेज बनाया है। ठीक है ना। तमिल, तेलुगु, यानी जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये वाला एरिया है, और फिर उर्दू। ये 14 लैंग्वेज दी है जिसको भारतीय संविधान शुरुआत जब बना था तब केवल इन 14 लैंग्वेज को ही रिकॉग्नाइज किया गया था। लेकिन आज के टाइम में 21 लैंग्वेजेस है, 22 सॉरी, आज के टाइम में 22 लैंग्वेजेस है। तो बहुत सारे संविधान संशोधन के द्वारा लेके आया गया था। तो लास्ट जो एडिशन हुआ था, ये सब नहीं पढ़ेंगे इतना सारा, लास्ट हुआ था ऐसे। अभी अभी कौन कौन सा है देखो, सिंधी वाला भी है। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन से सिंधी को लेके आया गया। फिर और क्या लेके आया गया, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी जो है वो गोवा के आसपास वाले एरिया में बोला जाता है, गोवा में बोला जाता है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीनों को भी डाला गया था भारत के लैंग्वेजेस में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। बाद में 92nd वाले अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में और 4 लैंग्वेजेस को डाला गया, जिसमें एक मैथिली भी है जो बिहार का है ना, बिहार के अंदर एक रीजन का है। फिर बोरो है जो कि नागालैंड और असम में बहुत लोग बोलते हैं। बोरो एक जाति नहीं बोलेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स भी है ना, ट्राइबल, एक ट्राइब का भी नाम है बोरो, बोरो ट्राइब्स होते हैं। नेक्स्ट, डोगरी, डोगरी हिमाचल प्रदेश का भाषा है, और संथाली ऑब्वियसली झारखंड का भाषा है। ये 4 भाषाओं को भी 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में ऐड किया गया, और इस तरह से कुल हमारे भाषाओं का संख्या हो गया 22, है ना। तो हमारे संविधान के द्वारा कुल 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है ना बात। तो ये कौन से शेड्यूल में था, शेड्यूल 8। तो शेड्यूल 9 आते हैं, इसके बाद क्या है हमारा शेड्यूल 9। अब क्या है शेड्यूल 9 क्या था, इसमें है कि जो भी लॉज होंगे किसके द्वारा, किससे रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म्स, जमीन सुधार जो है कानून है ना, और एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इस सब के बारे में शेड्यूल 9 के में रखा गया है। ठीक है ना बात। तो शुरुआत में तो हमारा केवल शेड्यूल 8 ही था, है ना। ये 9th वाला यानी बाद में ऐड किया गया हमारे संविधान में, और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है ना। सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये जो इस शेड्यूल को जोड़ा गया था, जिसमें क्या था व्यवस्था कि जो भी कानून है इससे रिलेटेड जमींदारी सिस्टम को हटाना था, है ना, क्योंकि आम किसानों को जमीन नहीं मिल पा रहा, उनका स्थिति बहुत बुरा हो गया था, है ना। जमींदार लोग क्या करते थे, सब जमीन अपने पास रखते थे, है ना, सबसे काम करवाते थे, सारा का सारा अनाज खुद खुद खा जाते थे, है ना, और उनको कुछ कुछ पैसा दे के उस कारण से जो किसान होते थे, जो किसानी करते थे, उनके पास बहुत कम पैसा होता था, उनका कंडीशन बहुत बुरा होता था। तो इस पूरे जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए लॉ लेके आया गया था। हालांकि पूरा देश में कहीं लागू नहीं किया गया है इसको सख्ती से, बहुत ज़्यादा सख्ती से कहीं लागू नहीं हुआ पूरे देश में, है ना। जमींदारी सिस्टम को ख़त्म, सिर्फ एक राज्य था जहाँ पे बोल सकते सबसे अच्छे से इसको लागू किया गया, वो था बंगाल। बंगाल में जमींदारी सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म किया गया। इसी के आज से रिलेटेड जितना भी है वो शेड्यूल 9 में, इसके बारे में ऐसे हम लिख दिए कि पहले जो था, जब शुरुआत में था तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको अलाउ नहीं कर रहा था, है ना। सुप्रीम कोर्ट में तुम लेके नहीं जा सकती थी, कोई जमींदार जाके नहीं बोल सकता था मेरा जमीन सारा छिना गया ये वो, है ना, सरकार हमसे ले ली। तो बाद में 2007 में बहुत सारे लोग तक नहीं कर सकते थे, लेकिन 2007 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, अगर आपका कोई जमीन लिया है तो आप आके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। वो तो 1951 के बाद 2007 में अलाउ किया है,
मतलब बस एक ऐसी तरह से कर तो दिया है, लेकिन कितना फायदा होगा जमींदारों को पता नहीं। तो ये था हमारा शेड्यूल 9। क्लियर है बात? जिसके बाद जिसमें क्या था, जमींदारी यानी लैंड रिफॉर्म्स जो था, जमीन सुधार कानून था ये, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य था जमींदारी सिस्टम को खत्म करना। उसके बारे में सारा यहाँ पे डिटेल्स था। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 10। किसी को पूछना है शेड्यूल 9 के बारे में कुछ समझ में आ गया? शेड्यूल 10। अब शेड्यूल 10 क्या है? शेड्यूल 10 है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को इसमें रखा गया है। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? देखो, एक समय आया था जब कोई भी पार्टी की जो सरकार बनती थी ना, वो बहुत ही मुश्किल से 5 साल पूरा कर पाती थी। कोई बहुत मुश्किल से 5 साल पूरा होता था। इतना पार्टी पॉलिटिक्स हो रहा था कि कोई सरकार बने, पूर्ण बहुमत मिले नहीं किसी को, और एक दूसरे को खरीद फरोख्त कर रहा है, कोई इसका एमएलए खरीद रहा है, कोई उसका एमपी खरीद रहा है, और इस कारण से सरकार स्थिर नहीं हो रह पा रहा था। अब मान लो सरकार स्थिर नहीं रहेगा तो देश का डेवलपमेंट कहाँ होना है, कुछ होगा क्या? जितने भी पॉलिटिशियन है वो सिर्फ अपना सरकार बचाने में ही लगे रहेंगे, देश के लिए काम क्या करेंगे? और साथ में इस तरह से लॉस होता था, देश के पब्लिक को लॉस है इसका। क्यों? क्योंकि कुछ एमएलए होते थे कांग्रेस के, मान लो टिकट पे चुनाव लड़े, तो दूसरा पार्टी ने उसको पैसा दिया, जीत तो गए कांग्रेस के नाम पे, अब बाद में जब जीत गया तो चले गए दूसरे पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसा नहीं कर सकते थे, समझ में आ रहा बात? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अगर करते हैं, इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ता है, जैसे हम हैं, हम मान लो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और हम जीतने के बाद हम शामिल हो जाना चाहते हैं बीजेपी में। जैसे मान लो बीजेपी के पास 1 सीट कम पड़ रहा था, तो हम क्या बोल रहे थे, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बोल रहे थे। तो ऐसा है कि हम चुनाव तो लड़े कांग्रेस के टिकट से, और जब हम जीत गए इलेक्शन, तो हम जाके बीजेपी में शामिल हो गए, है ना, बीजेपी को सपोर्ट कर दिए। तो ऐसा नहीं कर सकते, समझ में आ रहा बात? ऐसा करना, ऐसा करने से क्या होगा कि मतलब सर पब्लिक के साथ तो धोखा है कि पब्लिक ने दिया था कांग्रेस के नाम पे वोट, हम जाके शामिल हो जा रहे हैं बीजेपी में। तो इसको, एक तो पब्लिक के साथ भी धोखा है, और प्लस सरकार स्थिर नहीं रहेगा फिर, है ना। फिर हमको कभी बाद में कांग्रेस पैसा दिया आवाज ज्यादा, तो हम फिर बीजेपी को छोड़ के आ गए कांग्रेस में, है, फिर बीजेपी का सरकार तो गिर जाएगा। तो इस तरह से सरकार स्थिर रहे, एक जो एमपी या एमएलए हो इधर से उधर ना जाए, है ना, उसके लिए ये लॉ लेके आया गया। क्या है इस लॉ के अंदर कि आप किसी भी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, अगर आप दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर देंगे, है ना, तो आपका जो सदस्यता है, आप जो एमएलए या एमपी है, आप वो रद्द हो जाएगा। अब आप एमएलए या एमपी नहीं रहिएगा। समझ में आ रहा बात? यही है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर बहुत सारा इसमें पॉइंट है, मान लो हम क्या किए, कोई सदन में कोई कानून पेश हुआ, है ना, और हमारे पार्टी ने हमको एक विहिप लागू हमको बताया है कि तुम इसके निगेटिव में वोट करना है सभी को, और हम पार्टी ने हमको जो बोला, सब पार्टी ने जो कर रहा है उसके अगेंस्ट में जाके हम वोट दे दिए उस, समझ में आ रहा है बात? तो क्या होगा तब, एंटी डिफेक्शन लॉ फिर से हम पे लग सकता है, और हम एमपी या जो एमएलए जो भी थे उससे दरखास्त अलग कर दिया जा सकता है, हमको रद्द कर दिया जाएगा मेरा एमपी या एमएलए का पोस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सारा पॉइंट है एंटी डिफेक्शन लॉ में। यानी हम जिस पार्टी के चुनाव के चिन्ह पे वोट लिए जीते हैं, हमको उसका हर एक बात मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? नहीं तो हमको एमपी एमएलए हम का जो मेरा सदस्यता है वो रद्द हो जाएगा। यही है एंटी डिफेक्शन लॉ। हम मतलब दूसरे पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, है ना, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़े, टिकट पे लड़े हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए चुनाव के बाद, जीतने के बाद, ठीक है ना। तो यही था 52nd संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, 1985 में इसको ऐड किया गया था। तब कौन थे पीएम हमारे?
हमारे पीएम थे तब राजीव गांधी, है ना। तो इसको कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन आप एक करेक्शन कर लेना, तो 2/3 अगर पार्टी, किसी पार्टी का जो इलेक्टेड एमएलए है, अगर 2/3 एमएलए एक साथ अलग होकर किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ठीक है ना बात। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 क्या है हमारा, इसमें है कि जो पंचायत सिस्टम है, जो हमारा पंचायती राज लागू किया गया था, है ना, 1992 में। यानी जो हमारा पंचायत होगा, मुखिया होगा, सरपंच होगा, ये वाला जो व्यवस्था है ना, इसको जो लागू किया गया था उसके बारे में सारा जो सिस्टम है उसके बारे में ये शेड्यूल 11 में लिखा गया है। इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 में डाला गया है, एक शेड्यूल 11। ठीक है ना। यानी पंचायत जब हमारा देश के संविधान का हिस्सा बन जाता है, यानी एक पंचायत होगा जहाँ पे एक मुखिया होगा, इस तरह का जो व्यवस्था है उसको शेड्यूल 11 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया। इसी तरह से 74th संविधान संशोधन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में क्या डाला गया है, म्यूनिसिपैलिटीज, गांव में तो पंचायत होगा लेकिन शहरों में क्या होगा, म्यूनिसिपैलिटीज होगा, है ना। इसको शेड्यूल 12 में डाला गया है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। ठीक है ना बात। तो शेड्यूल 11 और 12वां जो है, 12 जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे डाला गया है संविधान में, या हमारे संविधान में बलवंत राय मेहता कमेटी का एक गठन हुआ था जिसने ये रिकमेंड किया था कि हमारे संविधान में पंचायत व्यवस्था और म्यूनिसिपैलिटी वाला जो लॉज है उसको ले आना चाहिए, है ना, हमारे संविधान में उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो इसी को इम्प्लीमेंट किया गया था 11 शेड्यूल 11 और 12 के रूप में। और कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये शेड्यूल से रिलेटेड जितना भी न्यूज़, जितना भी खबर था, जितना भी जगह से आ सकता था, सबसे इम्पोर्टेंट तो है शेड्यूल्स याद रखना कि कौन से शेड्यूल में किस चीज़ को मेंशन किया गया है ना। जैसे तुमसे पूछ दिया जाएगा कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को कौन से शेड्यूल में डाला गया है ना, म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में जितना भी डिटेल्स है वो कौन से शेड्यूल में रखा गया है, तो शेड्यूल 12 में रखा गया है। ठीक है ना बात। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में किसके कौन से शेड्यूल में रखा गया है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है उसको कौन से शेड्यूल में रखा गया है, तो हमको याद रखना है शेड्यूल 8 में रखा गया है। इस तरह से सवाल यहाँ से आ सकता है। क्लियर है बात। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल आगे देखेंगे।